देखो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, क्लास में हर बार कराया जाता है, इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स वाला क्वेश्चन। तो जब आप इसका ग्राफ बनाते हो ना, तो ये देखो ऐसा बनता है, स्टेप फंक्शन बोलते हैं। 0 से 1 यहां आता है, 1 से 2 यहां, 2 से 3 यहां, फिर 3 से 4 जाओगे तो ये ऐसा जाता है। इस तरीके का ग्राफ बनता हुआ जाता है इसका, ठीक है। अगर वो बोल रहा है कि 0 से 8 तक, मैंने क्लास में जो कराया था वो 0 से 3 तक का था, 0 से 8 बोल रहा है, तो बेसिकली आपको एरिया अंडर द कर्व चाहिए। अब देखो 0 से 1, 0 से 1 में तो इसका एरिया अंडर द कर्व हो गया 0, फिर 1 से 2, 1 से 2 के लिए एरिया हो गया 1, क्योंकि ये स्क्वायर बन रहा है, एक स्क्वायर ब्लॉक बन गया ये एरिया। 2 से 3, अब ये डबल ब्लॉक बन गया 2 से 3 में, तो आ जाएगा 2, फिर 3 से 4 में आ रहा है 3, तो जब आप एंड में जाओगे 7 to 8 तो आ रहा होगा 7। अब ये आ गया, ये आपकी सिंपल एपी आ गई है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू n प्लस 1/2। बिल्कुल सिंपल है, लेकिन अगर ग्राफ नहीं पता होगा या डेफिनेशन नहीं पता होगी तो आप नहीं कर पाओगे। अगर अभी तक ग्राफ आपको नहीं पता है तो ग्राफ वाले लेक्चर देखो जल्दी से, मैंने YouTube पे भी डाल रखे हैं वो लेक्चर, वो देख लो एक बार जल्दी से, ताकि ये सब चीजें आपको समझ में आनी शुरू हो जाए। क्लियर है या नहीं है? यस सर। देन यहां पे लिखा हुआ 5 स्टिक्स ऑफ लेंथ 1, 3, 5, 7 एंड 9, ठीक है। 5 ऐसी स्टिक दे दी गई हैं और उनमें से 3 स्टिक हमें सिलेक्ट करनी है एट रैंडम, ठीक है। तो अगर मैं यहां पे काउंट करूं कि टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने बनेंगे, तो 5 में से 3 सिलेक्ट करनी है, 5C3। 5C3 करोगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 5C3 आ जाएगा 10। अब वो बोल रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सिलेक्टेड स्टिक कैन फॉर्म अ ट्राइंगल। तो देखो ट्राइंगल के लिए क्या होता है, अगर 3 साइड है ट्राइंगल की ABC, ये 3 साइड है, तो इसकी कंडीशन क्या होती है कि सम ऑफ एनी 2 साइड, सम ऑफ एनी 2 साइड्स मस्ट बी ग्रेटर देन द थर्ड। कोई भी दो उठाओ, A प्लस B, A प्लस C उठाओगे तो वो ग्रेटर देन B होना चाहिए, B प्लस C उठाओगे तो ग्रेटर, एनी 2 साइड, सम ऑफ एनी 2 साइड्स मस्ट बी ग्रेटर देन 3, तब जाकर के ये ट्राइंगल बनता है। तो अगर हमें यहां पे तीन स्टिक उठानी है तो हमें ऐसा बनाना पड़ेगा, ऐसे कॉम्बिनेशन बनाने पड़ेंगे जो कि इन तीनों कंडीशंस को, ये वाली जो कंडीशन है ना, इन तीनों कंडीशन को फुलफिल करता हो। अब जैसे मान लो कि मैंने एक स्टिक उठाई 9 फीट वाली, तो 9 के साथ किसका किसका कॉम्बिनेशन बन सकता है, 9 के साथ बन सकता है 5 और 7 का कॉम्बिनेशन। ध्यान से देखना, 9 के साथ बन सकता है 5 और 7 का कॉम्बिनेशन, और 9 के साथ बन सकता है 3 और का कॉम्बिनेशन, ये बन सकता है। 2 केसेस तो मुझे 9 के साथ दिख गए, क्योंकि आप यहां पे देखो 9 प्लस 5 करोगे ग्रेटर देन 7 है, 5 प्लस 7 करोगे ग्रेटर देन 9 है, ठीक है, 9 प्लस 7 करोगे ग्रेटर देन 5 है, यही सेम चीज इसमें। तो 9, 5, 7, 9, 3, 1, 2 कॉम्बिनेशन तो ये बन गए। और 7 के साथ देखते हैं, तो एक कॉम्बिनेशन 7 के साथ बनता है 7, 5, 3 वाला, क्योंकि सम ऑफ एनी 2 साइड्स मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 3। इसके अलावा आप चाहे कितने भी कोई भी कॉम्बिनेशन ट्राई करो, नहीं बनेगा। 1, 3, 7 लोगे, अगर देखो जैसे हम 1, 3, 7 लेकर के देखें, तो 1, 3, 7 में पंगा क्या हो जाएगा कि 1 प्लस 3 करोगे तो ये ग्रेटर देन 7 नहीं है, ये ग्रेटर देन 7 नहीं आ रहा है। केवल इन्हीं में, इन 3 केसेस में ऐसा हो रहा है। तो हमारे पास फेवरेबल केसेस आ जाएंगे 3 और टोटल केसेस आ जाएंगे 10। जब प्रोबेबिलिटी निकालोगे तो इट विल बी 3/10। यहाँ पे केस काउंट करने पड़ेंगे। इज दैट क्लियर? सर वो केसेस कैसे, मैं समझा नहीं, वो वापस बता दीजिए ना। केसेस आपको इन्हीं में से सेलेक्ट करके निकालने हैं। ये जो नंबर ये दिए हुए हैं, इनमें से आपको सेलेक्ट करके केसेस निकालने हैं। और वो किस कंडीशन पे? वो इस ट्राइंगल आइडेंटिटी वाली कंडीशन कि 2 का सम जो होना चाहिए वो तीसरे से बड़ा होना चाहिए। ओके सर। 2 का सम तीसरे से बड़ा होना चाहिए, इसके बेसिस पे। अब ये क्वेश्चन है, f such that r to r be defined by this। देखो ये क्वेश्चन तो बिल्कुल ही आसान है, क्योंकि उसने ऑलरेडी डेफिनेशन बना दी है कि ग्रेटर देन 3 होगा तो ये लो, 1 से 3 होगा तो ये लो, लेस देन 1 होगा तो ये लो। तो आपको बोल रहा है f of -1, f of -1 क्या है? 1 से लेसर है, -1 1 से लेसर है, तो आप यहाँ पे जब वैल्यू डालोगे तो क्या हो जाएगा? 3 × -1 प्लस f of 2 इन दोनों के बीच में आता है तो ये आ जाएगा 2 क्यूब। f of 4
वो 3 से ग्रेटर है तो आ जाएगा 5 इंटू 4। अब बस इसको सिंप्लीफाई कर लो, मतलब फंक्शन में हमें डायरेक्टली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी थी एंड दैट इज इट। जी क्लियर? सर। यस सर। नाउ वो बोल रहा है कि एक ट्राइंगल के वर्टाइसेस दिए हुए और इसका एरिया बताओ। भाई देखो एरिया का बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला होता है x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। हमें केवल वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है और आंसर निकालना है बस, और कुछ करना ही नहीं है इसमें। ये एरिया का फॉर्मूला होता है। क्लियर है? यस सर। हाँ, इसके बाद देखो जो ये क्वेश्चन है ना, ये मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी शायद किसी भी क्लास में नहीं पढ़ाया है। स्टैंडर्ड डिविएशन वाला क्वेश्चन है। तो स्टैंडर्ड डिविएशन का ये फॉर्मूला होता है जिसकी हमें एक टेबल बनानी पड़ती है प्रॉपर। मतलब स्टैंडर्ड डिविएशन अगर आपको बनाना होगा तो मैं आपको टेबल बताता हूं कैसे बनती है। पहले बनेगी एक एक्सआई की टेबल। एक्सआई मतलब यहां पे आप डालोगे x1 x2 x3 एंड सो ऑन xn। ठीक है, फिर यहां से आप कैलकुलेट करते हो म्यू। तो म्यू क्या होता है? म्यू ये होता है, म्यू मतलब मीन, दैट इज समेशन ऑफ xi बाई n। इन सबको ऐड करने के बाद डिवाइड बाई n करेंगे। फिर उसके बाद दूसरी टेबल बनती है xi माइनस म्यू की टेबल। मतलब इनमें से सब में से म्यू सब्ट्रैक्ट करो और उसकी टेबल बनाओ। फिर उसके बाद तीसरी टेबल बनती है, म्यू का फॉर्मूला मैं यहां लिख देता हूं, तो समेशन ऑफ xi बाई n। फिर एक तीसरी टेबल बनती है दैट इज xi माइनस म्यू का होल स्क्वायर। ठीक है, और फिर उसमें हम डिवाइड बाय n करते हैं और यहां पे फॉर्मूला लगाते हैं तो हमारे पास सिग्मा आता है। तो अपने को करना क्या है, एक बार इसके लिए बनाना है तब सिग्मा आएगा, और एक बार जो दूसरा डेटा दिया हुआ है इसके लिए बनाना है तब सिग्मा आएगा। लेकिन इस केस में क्या है कि दोनों तरफ से सिग्मा का वैल्यू सेम ही आने वाला है। बट ये लेंथी क्वेश्चन है जिसमें टेबल बना करके आपको थोड़ा चेक करना पड़ेगा। ये क्लियर है या नहीं? जी सर। नाउ अब ये क्वेश्चन देखो यार, यहां पे लिखा हुआ e पावर x। देखो ये तो एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए e पावर x वाला तो उसमें हमें क्या करना होता है कि न्यूमरेटर को ओपन कर लो तो हो जाएगा 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और नीचे दिखेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसको जब एक्सपैंड करोगे तो आएगा e पावर x। जब इसका होल स्क्वायर ओपन करोगे तो इट विल बी 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल। फिर जब आप इसको स्प्लिट करोगे तो e पावर x इंटू दिस डिवाइडेड बाय दिस करोगे तो क्या आएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस दिस डिवाइडेड बाय दिस करोगे तो क्या आएगा माइनस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का। ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने क्लास में किया था काफी पहले। और ये कौन सा स्टैंडर्ड यूज किया जा रहा है यहां पे जो स्टैंडर्ड यूज किया जा रहा है वो है e पावर x इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स। अगर ये कभी दिया होता है तो इसका आंसर आता है e पावर x इंटू एफ एक्स प्लस सी। वो स्टैंडर्ड यूज किया जा रहा है। अब आप ध्यान से देखो, अगर आप इस फंक्शन को एफ एक्स लेते हो तो ये वाला फंक्शन जो है वो एफ डैश एक्स है। चेक करके देखना पड़ेगा तुम्हें, और वो है, मैं बता रहा हूं कि जब इसको हम एफ एक्स लेंगे तो ये एफ डैश एक्स आएगा। तो ये सीधा सीधा क्या जाएगा e पावर x इंटू एफ एक्स प्लस सी। इसके ऊपर एक सेपरेट एक्सरसाइज है आर डी शर्मा में, इवन मुझे लगता है शायद एनसीईआरटी में भी दी होगी, लेकिन ये हम लोगों ने काफी सारे क्वेश्चन किए थे तो आपको ये अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो ये फॉर्मूला याद कर लेना अपनी फॉर्मूला बुक में डाल करके। ये क्लियर है? यस सर। नाउ eccentricity of the hyperbola whose latus rectum लेटस रेक्टम क्या होता है? वो होता है 2b स्क्वायर बाई एंड कॉन्जुगेट एक्सिस दैट इज 2b इज इक्वल टू हाफ द डिस्टेंस बिटवीन द फोकाई, वो होती है 2a। हमें e निकालनी है। तो यहां से अगर हम देखें तो ये कैंसिल हो जाएगा, हमें एक तो रिलेशन ये मिल जाएगा 2b इक्वल टू a। और यहां से एक चीज और भी मिल गई है, 2 4 करोगे तो b स्क्वायर इक्वल टू 4। ठीक है, एक फॉर्मूला और होता है, वो होता है e स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस बी स्क्वायर बाई, एक फॉर्मूला ये होता है। तो हमारे पास ये तीन कंडीशन है
जिनको यूज करके हमें क्या निकालना है, हमें निकालनी है इसेंट्रिसिटी, हमें निकालनी है यहां पे इसेंट्रिसिटी। निकाल सकते हो? सर ये कॉनिक सेक्शन का पार्ट है ना? बिल्कुल कोनिक सेक्शन का पार्ट है ये। सर हुई नहीं क्लास में भी। कोई बात नहीं, अगर नहीं भी हुआ है तो भी अभी अब मैंने इतना पार्ट बता दिया है, इतना पार्ट देख करके निकाल सकते हो? पहले ये बताओ। हाँ सर। जी सर। क्योंकि आपको क्या करना पड़ेगा, आप इसको और इसको पहले सिंप्लीफाई करो, सॉल्व कर लो, तो यहां से आपको बी और ए का वैल्यू तो वैसे ही मिलने लगेगा, ठीक है ना? जी सर। बी और ए का वैल्यू मिल जाएगा, यहां सब्स्टिट्यूट करना तो आपको एसेंट्रिसिटी का वैल्यू मिल जाएगा। वैसे जब कोनिक सेक्शन होगा तब भी ट्राई करना, ये क्वेश्चन चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये क्वेश्चन तब भी ट्राई करना जब कोनिक सेक्शन हो रहा होगा तुम्हारी क्लास में। यस सर। ओके, मूविंग ऑन। ये क्वेश्चन है कॉम्प्लेक्स नंबर का, वो क्वेश्चन जो जेई लेवल का क्वेश्चन है एक्चुअल में। इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व करके यूट्यूब पे भी डाला है, जहां पे मैं बता रहा था कि पेपर पैटर्न इस बार कैसा हो गया, पहले से कितना डिफिकल्ट हो गया। तो ये क्वेश्चन सभी लोग यूट्यूब पे चेक करेंगे एक बार, अच्छा बड़ा क्वेश्चन है यार, और मैं उतना टाइम अभी नहीं देने वाला यहाँ पे, तो सभी लोगों को यूट्यूब पे चेक करना, मैं लिंक शेयर करूंगा, वहां पे जाकर के ये वाला क्वेश्चन जरूर चेक करना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लेकिन ये सर यस, सर देख लिया था ये। देख लिया था ना? हाँ, जिसने देख लिया उसके लिए तो अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं देखा उनको देख लेना चाहिए। हाँ सर देखेंगे। सर पीओ की सर वीडियो नहीं मिल रहा है सर यूट्यूब पे आपका। क्या क्या? आपका पीओ की सॉल्व किया है ना सर, हाँ सॉल्व हाँ, करके में अपलोड किया है ना, वो नहीं मिल रहा है सर। उसका लिंक भेज दीजिए सर। लिंक भेज दूंगा मैं, लिंक भेज दूंगा, प्लेलिस्ट का लिंक भेज दूंगा मैं। हाँ सर। ठीक है, अब यहाँ पे बोला है देयर आर टू वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच दिस डिटर्मिनेंट इज। भाई ये तो डिटर्मिनेंट ओपन करने का क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं करना है, सीधे सीधे डिटर्मिनेंट ओपन करो, 86 से इक्वेट करो, अपने आप आंसर आ जाएगा। मतलब इसमें कुछ करवाने जैसा नहीं है, डिटर्मिनेंट ओपन करना तो मेरे ख्याल से सभी को आता है। जी सर। ठीक है, नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच दीज टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर। तो सीधा सीधा ए डॉट बी इक्वल टू 0 करना है। परपेंडिकुलर वेक्टर की कंडीशन होती है अगर ए इज परपेंडिकुलर टू बी है तो हम क्या करते हैं, ए डॉट बी इज, सिर्फ ये करते हैं। तो आप ए डॉट बी को 0 करोगे तो आपका आंसर अपने आप आ जाएगा। क्लियर है? जी सर। जी सर। ये वैसे मैंने उसमें भी डाला था, यूट्यूब का जो मॉर्निंग में मैं डालता हूँ ना, क्या बोलते हो, पोस्ट, उसमें डाला था मैंने। ठीक है, अब इधर देखते हैं यार, यहां पे देखो, यहां पे उसने लिखा 8 पावर n माइनस 7 n माइनस 1 n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। मैंने क्या कर लिया, n के वैल्यू डाले, 0 1, नेचुरल नंबर है ना, तो मैंने डाला 1 डालूंगा तो ये आ जाएगा 0, 2 डालूंगा तो ये आ रहा होगा, 3 डालूंगा तो एक और नंबर आ रहा होगा, ऐसे करके मैंने x बना लिया, फिर ऐसे ही मैंने y बना लिया। तो जब हम ये x और y दोनों सेट बना लेते हैं, जब हम x और y दोनों के सेट बना लेते हैं तो हमारे पास क्या आता है, अपने आप पता चल जाएगा कि x इज अ सबसेट ऑफ y, क्योंकि x में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कम आएंगे और y में नंबर ऑफ एलिमेंट्स ज्यादा आ रहे होंगे। केवल आपको वैल्यूज डाल करके वो सेट बनाना है और कुछ नहीं करना है। यस सर। ठीक, देन ये एक अच्छा क्वेश्चन था यार। ये बोल रहा है नंबर ऑफ इंटीग्रल पॉइंट्स, इंटीग्रल पॉइंट का मतलब है कि कोऑर्डिनेट उसके इंटीजर होने चाहिए, दैट लाई एग्जैक्टली इन द इंटीरियर ऑफ दिस ट्राइंगल। ट्राइंगल की वर्टाइसेस दे दिए 0 0 21 0 0 21। एग्जैक्टली इंटीरियर का मतलब क्या है कि उसके अंदर होना चाहिए, लाइन पे भी नहीं, अंदर होना चाहिए। तो बोल रहा है कि बताओ कितने ऐसे इंटीग्रल पॉइंट होंगे। तो भाई देखो, हम ऐसे देखते हैं, हमने क्या किया, मैं कलर थोड़ा सा चेंज करूंगा। हमने क्या किया, पहले ये बना लिया 21,0 यहां डाल दिया, 0,21 यहां डाल दिया। अगर मैं इस लाइन की इक्वेशन भी लिखूं तो इसकी इक्वेशन हम लिख सकते हैं x बाई 21 प्लस वाई बाई x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1 से लिख सकते हैं, दैट विल बी x प्लस वाई इक्वल टू 21, ये आ जाएगी। अब अगर आप ये वाला पॉइंट चेक करो, ये वाला पॉइंट, ये है 1,0, लेकिन ये इंटीरियर पॉइंट नहीं है, ये ट्राइंगल की साइड पे आ रहा है। इंटीरियर कौन सा होगा, 1.1, 1,1, 1,2, वन कॉमा 1, 1,2, 1,3, 1,4, ऐसे करके सारे
1,1, 1,2, 1,3, 4 ऐसे करके ये सारे अंदर होंगे। दोबारा में ये देखना पड़ेगा यहां पे कौन सा वाला आ रहा है जो इस लाइन पे आ जाएगा। तो देखना 1,20, अगर आप यहां पे 1,20 रखो तो लाइन पे आ रहा होगा, मतलब 1,20 के पहले वाले सारे के सारे पॉइंट। तो 1,20 के पहले कितने 19 पॉइंट्स आ जाएंगे भाई। 1,1, 1,2, 1,3, 1,4 से लेकर के यहां पे कहीं 1,19 तक का होगा पॉइंट, सब इंटीरियर पॉइंट है। फिर ऐसे 2 पे उठाओगे तो वो 18 तक आ रहा होगा। तो नेक्स्ट कितने आएंगे इंटीरियर पॉइंट 18, फिर उसके आगे कितने आएंगे 17, फिर 16 एंड सो ऑन। कहां तक जाएगा ये जाएगा 3, 2, 1 तक। तो ये पॉइंट्स आएंगे, इनका समेशन निकालना है, आ जाएगा n इंटू n प्लस 1/2। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, थोड़ा अच्छा क्या, ये पुराना, काफी पुराना जेई का ही क्वेश्चन है, बहुत पुराना जेई का क्वेश्चन है। अब बस इसमें ये है कि इंटीरियर पॉइंट जब वो पूछता है ना तो लोग गड़बड़ी ये कर देते हैं कि वो ये वाले पॉइंट भी उठाने लगते हैं, इसलिए आंसर इसका गलत आता है। तो हमें वो ध्यान रखना है कि बात केवल इंटीरियर पॉइंट्स की करी जा रही है, उन पॉइंट्स की नहीं करी जा रही है जो वहां पे लाई कर रहे हैं, और इसमें थोड़ा विजुअलाइजेशन भी यूज होता है। ये क्लियर हुआ या नहीं? जी सर। ठीक है, इसके बाद आते हैं, यहां पे दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज हाफ, ठीक है। probability of B is what 1/3 and probability of A given B is what 1/4। तो ये डेटा जरा यूज करते हैं हम लोग। तो probability of A given B एक्चुअल में होता क्या है, वो होता है probability of A इंटरसेक्शन B अपॉन PB। तो यहां से probability of A इंटरसेक्शन B हमें क्या मिल जाएगा, वो मिलेगा probability of A given B इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, दैट इज 1/3, यानी कि 1/12 मिल गया। ये थोड़ा डेटा यूज किया। अब पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो ये तो हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का होल बार। ये स्टैंडर्ड है, अगर स्टैंडर्ड नहीं पता है तो एक बार जाकर के गो थ्रू करना सभी लोग। जो आएगा 1 माइनस पी ऑफ ए यूनियन बी। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, P ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला लगाएंगे तो इट विल बी 1 माइनस पी ए माइनस पी बी प्लस P ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब देखो आपके पास पी ए पी बी पी ए इंटरसेक्शन बी सब है, सारे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो आंसर आएगा। लेकिन यहाँ पे स्टैंडर्ड याद रखना, जो भी चीजें मैं बोल रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे स्टैंडर्ड याद रखना। इज दैट क्लियर और नॉट? जी सर। यस सर। चलते हैं आगे। अब यहां पे ये दिया हुआ है an करके एक मैट्रिक्स दी हुई है, फिर दे दिया मॉड a1 a2 a3 एंड लेकर के कहां तक, मॉड मतलब डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ a1 a2 a3 से लेकर के यहां तक। तो हम पहले an का ही डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। an का जब आप डिटर्मिनेंट निकालोगे, क्योंकि फिर तो ये समेशन फॉर्मूला सीक्वेंस एंड सीरीज से भी लगा सकते हैं, ये आएगा 1 माइनस n n n 1 माइनस n। इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू सॉल्व करेंगे तो आएगा 1 माइनस n का होल स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे 1 प्लस एन स्क्वायर माइनस 2n करोगे तो ये सिंप्लीफाई होकर के 1 माइनस 2n, ये जो है सिंप्लीफाई होकर के 1 माइनस 2n, अगर उन्होंने डिटर्मिनेंट ऑफ an निकाला तो डिटर्मिनेंट ऑफ an एक जनरल टर्म का फॉर्मूला बन करके आ गया है। और हमें क्या निकालना है, हमें सम निकालना उस सीरीज का, कहां तक 2024 तक। तो अगर मुझे ये समेशन निकालना होगा, अगर मुझे ऐसा करना पड़ेगा कि समेशन ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ an, बेसिकली वो समेशन फॉर्मूला किसका है 1 माइनस 2n का है। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यहां से आता है n, यहां से क्या आएगा 2 टाइम्स समेशन ऑफ n, क्या आ जाएगा n इंटू n प्लस 1/2। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आएगा n माइनस n स्क्वायर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा माइनस n। अब n का वैल्यू 2024 तक जा रहा है तो 2024 डाल दो तो फाइनल आंसर आ जाएगा। क्लियर है? सर वो सामने n कैसा है समझा नहीं है सर। सामने n कैसा है मतलब? सर 1n कैसे होगा अच्छा समझ अच्छा नहीं अच्छा, आया। ये देखो समेशन ऑफ 1 माइनस 2 टाइम्स समेशन ऑफ n। अब समेशन ऑफ 1 का मतलब क्या होता है, समेशन ऑफ 1 का मतलब होता है 1 प्लस 1 प्लस 1 एंड सो ऑन अप टू n टाइम्स। तो ये कितना हो जाएगा n, समझ गया सर, समझ गया। है ना? जी सर। देन वो बोल रहा है अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इफ A इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देखो अगर A स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है
तो इसका मतलब क्या हो गया कि ए ट्रांसपोज क्या आएगा, माइनस ए आएगा। और अगर ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता तो ए ट्रांसपोज ए के इक्वल आ जाता। लेकिन फिलहाल वो क्या पूछ रहा है कि बताओ ए पावर 2024 क्या होगा, ये सिमेट्रिक होगा या स्क्यू सिमेट्रिक होगा। देखो जनरली ऐसे देखो, अगर ए पावर एन लिखा हुआ है, इसी केस के लिए ए पावर एन लिखा हुआ है, तो ये सिमेट्रिक होगा या स्क्यू सिमेट्रिक होगा, इसके लिए हम एक अलग फॉर्मूला लगाते हैं। आप लोगों को रिवर्सल लॉ पता होगा कि अगर हम ए इंटू बी ट्रांसपोज करेंगे तो वो आता है बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। अगर हम ऐसे कर देंगे ए बी सी ट्रांसपोज तो आ जाएगा सी ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। वही रिवर्सल लॉ लगा करके हम इसको भी करते हैं कि अगर हमें ये चेक करना है कि ए पावर एन जो है, जैसे कि यहाँ पे मान लो ए पावर क्या था, ये था ए पावर 2024, तो ये ए पावर 2024 है ना, इसको थोड़ी देर के लिए मैं बी मान लेता हूँ, ए पावर 024 को मैंने बी मान। अगर मुझे ये चेक करना है कि सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है, तो मुझे इसका ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा, बी ट्रांसपोज निकालना। अगर बी ट्रांसपोज बी के इक्वल आ गया तो सिमेट्रिक है, और अगर माइनस बी के इक्वल आया तो स्क्यू सिमेट्रिक है। तो आप कैसे निकालोगे, आप बोलोगे कि सर ए इंटू ए, क्योंकि ये है 024 टाइम्स, इसका ट्रांसपोज करना पड़ेगा। तो अब जब रिवर्सल लॉ लगाओगे तो क्या आएगा, ए ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, उल्टा करके ये ए ट्रांसपोज तक आएगा। लेकिन ये सब कितनी बार आ रहे हैं, 2024, और ए ट्रांसपोज क्या था, वो था माइनस ए, तो ये माइनस ए माइनस ए माइनस ए आ रहा होगा कितनी बार, 2024 बार, इवन नंबर है, तो ये एक्चुअल में ए पावर 2024 आ जाएगा, विच इज इक्वल टू बी। तो क्योंकि बी ट्रांसपोज बी के इक्वल आ गया है, तो हम क्या बोलेंगे कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही है। ये क्लियर है? समझ गए सर। यस सर। इसके लिए तुम डायरेक्टली स्टैंडर्ड भी याद कर सकते हो। अगर ऐसा दिया हुआ है तो a पावर n is symmetric if n is even and this is skew symmetric if n is odd। ये स्टैंडर्ड भी याद कर सकते हो, क्योंकि ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन बहुत बार बना बना करके पूछते हैं ये लोग, तो ये भी याद रख सकते जी सर। हैं। नाउ वो बोल रहा है कि द स्ट्रेट लाइन दिस इज परपेंडिकुलर टू द अदर लाइन। अब ये देखो, ये एक स्ट्रेट लाइन दी हुई है, ये क्या है 2x माइनस 3y प्लस 17 इक्वल टू, अगर मैं इसका स्लोप निकालूंगा तो आ जाएगा माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, ये आ गया 3y, ठीक है। और फिर इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन का स्लोप निकालूंगा तो आ जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, आ गया। अब वो क्या बोल रहा है कि ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर है, तो हमें क्या करना है, m1 इंटू m2 करना है -1, इतना काम करना है, और यहां से अपने आप आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है या नहीं? जी सर। नाउ ये क्वेश्चन देखो, x इक्वल टू ई पावर थीटा साइन थीटा, y इक्वल टू ई पावर थीटा कॉस थीटा। तो ये जो क्वेश्चन है पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है। जब आप dx बाई डी थीटा निकालोगे तो ये आएगा फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड, यहाँ पे ऐसे डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड करेंगे तो आएगा कॉस थीटा, फिर फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आ रहा होगा ई थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। ऐसे जब दूसरे वाले को डिफरेंशिएट करोगे dy बाई डी थीटा करोगे तो वो आएगा ई थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन, यहां से जब हम ई थीटा कॉमन निकालेंगे तो आ जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो जब मैं यहां से dy बाई डी एक्स निकाल रहा हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा, तो ये पूरा ई थीटा कैंसिल हो जाएगा, आंसर अपने पास आ रहा होगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ये आ रहा होगा आंसर। लेकिन आंसर ऐसा कुछ दिया नहीं है, आंसर यहाँ पे कुछ नहीं नंबर में दिया हुआ है। क्यों? क्योंकि वो पूछ रहा है कि x इक्वल टू 1, सॉरी पॉइंट दिया हुआ है 1,1, यहाँ पे पॉइंट दिया है 1,1। तो देखो x का वैल्यू भी 1 दिया है, यानी कि e पावर थीटा साइन थीटा, ये भी 1 दिया है, और y का वैल्यू भी 1 दिया है, यानी कि e पावर थीटा कॉस थीटा भी 1 दिया। अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूं या इक्वेट भी कर दूं
ई थीटा, यहां से आपको क्लियरली दिख रहा होगा, अगर आप इक्वेट भी करोगे तो आपको क्या मिल रहा है, कॉस थीटा इक्वल टू साइन थीटा मिल रहा है। और अगर आप ये कॉस थीटा इक्वल टू साइन थीटा यहां पे रखोगे तो वैल्यू क्या आ जाएगा, इज दैट क्लियर? जी सर। अब इसके बाद ये है, ये आइलेट वाला क्वेश्चन है। यहां पे क्या लिखा हुआ है, यहां लिखा हुआ है cos x इंटू ई पावर -4। वैसे तो ये एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ई पावर ax इंटू कॉस बी एक्स वाला। अगर स्टैंडर्ड याद होगा तो डायरेक्टली कर पाओगे, नहीं याद होगा तो थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, क्योंकि फिर आपको क्या करना पड़ेगा, ये है फर्स्ट फंक्शन, ये है सेकंड फंक्शन, आप क्या बोलोगे, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन ये आएगा, होल इंटीग्रेशन, फिर इसको आप इसको सिंप्लीफाई करोगे थोड़ा, तो यहाँ दिख रहा होगा ई पावर -4x cos x होल डिवाइडेड बाय -4, ये -4 बाहर निकालोगे तो ये -1/4 मैंने बाहर निकाल दिया, और यहाँ पे क्या दिख रहा होगा, यहाँ दिखेगा sin x पावर -4x dx। अगेन आप लगाओगे आइलेट फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन, तो यहाँ से आएगा ई पावर -4x cos x होल डिवाइडेड बाय -4, ठीक है, ये -1/4 बाहर रखेंगे। अब क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड होल इंटीग्रेशन, और फिर ये जो कॉस वाला टर्म आएगा अगेन इसको हम वैल्यू देंगे आई, मतलब ये तो टर्म एज इट इज पड़ा रहने दो, इसको हम कुछ नहीं कर रहे हैं। अब ये जब -1/4 आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा +1/16 sin x इंटू ई पावर -4x। अब देखो ये माइनस और ये माइनस, तीन माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो एक माइनस बनेगा एक्स्ट्रा, 1/4 हो जाएगा 1/16, और इंटीग्रेशन में जो ये वैल्यू लिखी हुई है इसको लिखेंगे हम आई, फिर इस आई को हम वहां पे ट्रांसफर करेंगे और फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। तो अगर ऐसे नॉर्मल प्रोसीजर से सॉल्व करने जाओगे तो ये लेंथी क्वेश्चन है, लेकिन अगर आपको इसका स्टैंडर्ड पता है तो ये आसान क्वेश्चन है। क्लियर है या नहीं? जी सर। ठीक है, सर एक बार स्टैंडर्ड बता दीजिए ना। स्टैंडर्ड भी इसी से ही बनता है यार। देखो अगर हम बोले ना ई पावर एक्स इंटू कॉस बी एक्स, तो तुम यहीं पे देख लो, यहीं से ही स्टैंडर्ड बन के आ रहा होगा कि एक तो ये आ जाएगा ई पावर एक्स इंटू कॉस बी एक्स प्लस साइन बी एक्स डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसा करके आंसर आ रहा होगा। नहीं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नहीं आ रहा होगा, बी स्क्वायर ही आ रहा होगा। एक बार चेक कर लेना यार, एक बार चेक कर लेना उसमें। जी सर। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 129। यहां पे आपको करना है रैशनलाइजेशन मेथड, इसको रैशनलाइज करना है। तो इसको रैशनलाइज कैसे करोगे, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में y क्यूब था, उसका कॉन्जुगेट क्या आएगा 3 + y क्यूब प्लस √3, ये आ जाएगा। यहां डालेंगे लिमिट y टेंडिंग टू 0, तो ये 3 और 3 कैंसिल करेंगे, y क्यूब अलग कैंसिल हो जाएगा, y का वैल्यू 0 डालोगे तो इट विल बी 1/√3 प्लस √3। सो ये आ जाएगा आंसर अपना, ठीक है। यस। वैसे ये वाला जो क्वेश्चन तुम लोग पूछ रहे थे ना, ये इसमें स्टैंडर्ड ये कुछ ऐसा आता है, ई पावर ए एक्स ए कॉस बी, मैं लिख लेता हूं यार, मेरा आइडिया वो लिख, ये कुछ ऐसा होता है। तो ये स्टैंडर्ड ऐसा कुछ होता है, फिर भी एक बार क्रॉस चेक कर लेना। ये कुछ ऐसा होता है कि ई की पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और हाँ, ये होता है। मल्टीप्लिकेशन में, और ये आता है ए कॉस बी एक्स प्लस बी साइन बी एक्स। अच्छा सर, ठीक है सर, ये ठीक है, ये एक बार चेक करना।
ऐसा आता है। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद ये देखो इंटीग्रेटिंग फैक्टर, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है। तो वो बोल रहा है कि भाई ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दी हुई है, इसका इंटीग्रेशन फैक्टर जो होता है, इंटीग्रेशन फैक्टर वो होता है e पावर x dx। तो यहाँ पे जो भी y के अंदर मल्टीप्लाई हो रहा होता है ना, उसका इंटीग्रेशन। और इसने क्या बोला है कि इंटीग्रेशन फैक्टर जो है वो x है, इंटीग्रेशन फैक्टर जो है वो x है। तो कह रहा है कि बताओ px क्या होगा। तो इसमें हमें बस इतना करना है कि e पावर इंटीग्रेशन ऑफ px dx है, यहाँ पे सब e पावर में था और ये e पावर में नहीं था, तो मैं बस इसको किसी तरीके से e पावर में लिख दूं, तो इट कैन बी रिटन एज e पावर log x, क्योंकि x और e को इंटरचेंज करोगे तो ये वैसे ही बन जाएगा। तो अब क्वेश्चन बिल्कुल ही खत्म हो चुका है यहाँ पे। क्यों खत्म हो चुका है? क्योंकि हमें बस देखना है कि किसको इंटीग्रेट किया जाए तो log x आ जाए। तो आपको अपने आप पता लग जाएगा कि px क्या हो जाएगा 1/x, क्योंकि 1/x को इंटीग्रेट करोगे तो। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जब मैं पढ़ा रहा था तब मैंने वहां पे एक बात बताई थी कि कभी कभी क्वेश्चंस जो होते हैं वो इतने छोटे होते हैं कि केवल इंटीग्रेशन फैक्टर तक पे ही खत्म हो जाए, पूरा पूरा क्वेश्चन भी नहीं सॉल्व करवाते वो लोग, क्वेश्चन काफी छोटे होते हैं। ठीक है ना? यस सर। ठीक है, तो ये हो गया अपना पूरा का पूरा पेपर। अब इस पेपर में कितने क्वेश्चन इजी हैं, कितने क्वेश्चन डिफिकल्ट है, ये एनालिसिस में सेपरेटली करके बताऊंगा, या तुम लोग भी कर सकते हो उसको देख करके कि कितने क्वेश्चन इजी हैं, कितने क्वेश्चन डिफिकल्ट है। फिलहाल ये इसका पूरा का पूरा सोल्यूशन। ओके।